दोस्तों, सिनेमाघर में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लासिक फिल्म लव इन टोक्यो, जो साल 1966 में रिलीज हुई। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं प्रमोद चक्रवर्ती। फिल्म में गीत लिखे हैं हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने, और इस फिल्म के गीतों को संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने। अब बात करते हैं फिल्म के कलाकारों की, और साथ ही किस कलाकार ने कौन सा रोल निभाया ये भी आपको बताते हैं। फिल्म के मुख्य कलाकारों में हैं अभिनेता जॉय मुखर्जी, जो अशोक की भूमिका अदा कर रहे हैं। अभिनेत्री आशा पारेख ने इस फिल्म में 3 रोल अदा किए हैं। जी हाँ, 3 रोल एक साथ आशा पारेख ने इस फिल्म में अदा किए हैं। एक रोल में वो आशा हैं, उस रोल में उनका नाम आशा है। एक रोल में वह जापानी महिला का रोल अदा कर रही हैं, तो तीसरे रोल में वो सरदार जी बनी हैं। जी हाँ, आशा पारेख इस फिल्म में एक रोल में सरदार जी की भूमिका में है। हास्य अभिनेता महमूद ने महेश का किरदार निभाया है, और इस किरदार में उन्होंने बहुत हंसाया है। वहीं इसमें उनका साथ दिया है शोभा खोटे ने, जो शीला का रोल अदा कर रही हैं। इसके साथ ही हास्य अभिनेता धूमल, जिनका पूरा नाम अनंत बलवंत धूमल है, ने शीला के पिता की भूमिका निभाई है। साथ ही है मोहन चोटी और असित सेन। इसके अलावा फिल्म में है प्राण, जो प्राण की भूमिका में है। साथ है ललिता पवार, जो अशोक की मां का रोल अदा कर रही हैं, और फिल्म में उनका नाम है गायत्री देवी। आशा के चाचा की भूमिका में अभिनेता खलनायक मदनपुरी हैं। अभिनेता उल्हास ने सरिता के पिता की भूमिका अदा की है, जिनका नाम है राय साहब, और सरिता का रोल निभाया लता बोस ने। एक छोटे से किरदार में अभिनेता मुराद अशोक के वकील की भूमिका में नजर आए। फिल्म के पहले सीन में अशोक यानी जॉय मुखर्जी अपनी मां के कहने पर सरिता के 17 जन्मदिन पर उसके घर आया है, जहां सरिता के पिता राय साहब दोनों की शादी की घोषणा करना चाहते हैं, लेकिन अशोक को सरिता से शादी नहीं करनी। इसीलिए उसका जिगरी दोस्त महेश यानी महमूद वहां भेस बदल कर आता है, और महेश के एक्सीडेंट की झूठी खबर सुनाकर अशोक को वहां से लेकर 9-2-11 हो जाता है। अगले सीन में अशोक के घर में उसके वकील यानी अभिनेता मुराद अशोक की मां गायत्री देवी से कहते हैं कि उनके बड़े बेटे और बहू की मौत के बाद उनका पोता जापान में अनाथ हो चुका है। वो उनकी बहू का लिखा खत गायत्री देवी को देते हैं, और गायत्री देवी से कहते हैं कि आपको अपनी बहू का लिखा खत जरूर पढ़ना चाहिए। ये खत पढ़कर आपको पता लगेगा कि आप एक गलती कर रही हैं, और आप उस पाप को करने से बच जाएंगी। इस पर अशोक की मां यानी गायत्री देवी अपने वकील पर गुस्साती हैं और कहती हैं कि वो उन्हें ना समझाएं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। इस पर वकील साहब कहते हैं कि वो उनको समझा नहीं रहे, बल्कि वो उनको बता रहे हैं, क्योंकि ये खत वो पढ़ चुके हैं। गायत्री देवी वकील साहब से कहती हैं कि वो उनको खत पढ़ के सुनाएं, जिसमें उनकी जापानी बहू ने लिखा होता है कि आपके बेटे की मौत के बाद मैं भी कुछ दिन की मेहमान हूँ। मेरे मरने के बाद हमारा बेटा और आपका पोता बिल्कुल अकेला हो जाएगा। आपका बेटा हमेशा कहा करता था कि मेरी माँ बहुत अच्छी हैं, भले ही वो हमारी शादी के खिलाफ हैं, लेकिन मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और माँ को जब हमारे बेटे के बारे में पता चलेगा तो वो हमें माफ कर देंगी। सो आप अपने पोते को अपना लीजिए। ये आपके खानदान की अमानत है, जिसे मैं आपको सौंपना चाहती हूँ। आप चाहें तो भले इसे अपना ना माने,
आप किसी नौकर की औलाद समझकर इसे अपने पास रख लें, या आप मुझे अपनी नौकरानी समझिए और ये समझिए कि ये एक नौकरानी का बेटा है, लेकिन इसे यतीम खाने जाने से बचा लीजिएगा। ये एक मरती हुई माँ की दूसरी माँ से इल्तिजा है। बहू की इस भावुक चिट्ठी को सुनकर गायत्री देवी का दिल पसीज उठता है और वो अपने वकील को कहती हैं कि मेरे छोटे बेटे अशोक के जापान जाने का प्रबंध कीजिए ताकि वो मेरे पोते को घर ला सके। और अशोक, जो सरिता से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, टोक्यो जाने की बात सुनकर ही उछल पड़ता है। अशोक अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर जापान के लिए रवाना होता है और हवाई जहाज में उसकी मुलाकात होती है महेश की महबूबा शीला से। शीला और उसके पिता जापान जा रहे हैं, जिनकी टोक्यो में इंडियन आर्ट एम्पोरियम नाम की भारतीय सामान की दुकान है। शीला के पिता अशोक को हवाई जहाज में कहते हैं कि वो उनकी दुकान पर जरूर आए। अशोक भी खुशी खुशी आने का वायदा करता है। हवाई जहाज टोक्यो लैंड कर चुका है और अशोक एयरपोर्ट से जापान के खूबसूरत नज़ारे को निहारता है। अब वो जाता है उस जगह जहां उसके बड़े भाई का बेटा चीकू रह रहा है। उस सेंटर में लोग अशोक को बताते हैं कि चीकू बहुत जिद्दी है। माता पिता के ना रहने पर चीकू इमोशनल हो गया है और इस वजह से वो थोड़ा जिद्दी हो गया है। चीकू जैसे ही अशोक से मिलता है, उसको एहसास होता है कि वो उसके अंकल यानी कि अशोक उसको अपने साथ हिंदुस्तान ले जाने आए हैं और चीकू जापान छोड़कर अपने चाचा के साथ हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता। पहले ही सीन में वो अशोक से हाथ मिलाता है और हाथ दबा के अशोक को गिरा डालता है। तब सेंटर के लोग उसे बताते हैं कि चीकू जूडो कराटे में महारत हासिल कर चुका है। अशोक हैरान है कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में कैसे जूडो कराटे में महारत हासिल कर चुका है, लेकिन उसे ये देखकर, ये जानकर खुशी होती है कि आखिर चीकू है तो उन्हीं के खानदान का बच्चा। खैर, अशोक उसे तरह तरह के प्रलोभन देता है। वो उसे शहर में घुमाता है, उसकी मनपसंद चीजें दिलाता है, उसकी मनपसंद चॉकलेट और आइसक्रीम लेकर देता है, लेकिन चीकू टस से मस नहीं होता। अशोक अब उसे एक बड़ी सी खिलौने की दुकान पर लेकर जाता है, जहां चीकू को वो अपने लिए खिलौने पसंद करने को कहता है। चीकू अपने लिए खिलौने पसंद कर रहा है, तभी अशोक की नजर पड़ती है दुकान पर चल रहे टीवी पर प्रसारित होने वाले लाइव डांस प्रोग्राम की। ये डांस होता है आशा पारेख का, जो अपने घर पर हो रहे एक प्रोग्राम में डांस पेश कर रही है। विदेश में भारतीय नृत्य की ये प्रस्तुति अशोक को मंत्रमुग्ध कर देती है और साथ ही उसके दिल में आशा के लिए एक खास जगह बना डालती है। कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, अखियों से करेगा अजब इशारे, अखियों से करेगा अजब इशारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे।
आशा डांस की प्रस्तुति देखकर काफी खुश नजर आ रही है। आशा के अंकल अपनी भतीजी की सगाई का ऐलान करते हैं। आशा के चाचा की भूमिका में है अभिनेता खलनायक मदनपुरी। वो आशा की मर्जी के बिना उसका रिश्ता प्राण के साथ पक्का कर देते हैं, जो आशा को नागवार है। वो पार्टी में कहते हैं कि ये उनके स्वर्गवासी भाई की इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी प्राण से हो। ये सब सुनकर आशा दुखी होकर पार्टी से चली जाती है और अपने कमरे में उदास होकर रोने लगती है। आशा अपने स्वर्गवासी पिता की तस्वीर से कहती है कि क्यों उन्होंने प्राण से उसका रिश्ता तय किया। तभी वहां आशा के अंकल यानी कि मदनपुरी आते हैं और वो अपने अंकल से कहती है कि मैं प्राण को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो क्यों ऐसे इंसान से उसका रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तब उसके अंकल कहते हैं, देखो आशा, ये उसके पिता की इच्छा थी और वो सिर्फ अपने भाई की अंतिम इच्छा को पूरा कर रहे हैं। और वो आशा से कहते हैं कि आखिर क्या कमी है प्राण में। प्राण एक पायलट है, अच्छे घर का लड़का है, सुंदर है, पढ़ा लिखा है, लेकिन आशा कहती है कि वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती और उससे कतई शादी नहीं करेगी। आशा के अंकल उसे सगाई की रस्म को पूरा करने और तैयार होने को कहते हैं। दरअसल आशा के अंकल और प्राण आशा की दौलत को हासिल करने के लिए ये सारा खेल रच रहे हैं। आशा के अंकल प्राण से कहते हैं कि हम दोनों ये दौलत तभी हासिल कर सकते हैं जब तुम्हारी शादी आशा से होगी और वो आशा की दौलत से गैंगस्टर का कर्जा चुका पाएंगे, नहीं तो वो सभी गैंगस्टर्स उन्हें मार देंगे। प्राण आशा के अंकल को कहता है कि डरो मत, मैं आशा को सगाई के लिए मना कर लाता हूँ। लेकिन जब प्राण आशा के कमरे में जाता है और कई बार आशा का नाम पुकारने पर भी आशा बाहर नहीं आती, तो उसे आशा नहीं बल्कि उसका लिखा खत मिलता है कि वो प्राण से शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए वो घर छोड़कर जा रही है। प्राण घर आए सभी मेहमानों से कहता है कि आशा अपने अंकल से दूर होने के एहसास से ही डर रही है, इसीलिए घर छोड़कर चली गई है। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे $5000 का इनाम दिया जाएगा। ये इश्तिहार देख सभी आशा को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर चीकू भी अपने चाचा अशोक को चकमा देकर भाग गया है। भागते भागते चीकू और आशा एक दूसरे से टकरा जाते हैं। चीकू आशा को बताता है कि आशा के अंकल ने आशा का पता बताने वाले को $5000 का इनाम देने का ऐलान किया है। चीकू और आशा एक दूसरे को अपनी आप बीती बताते हैं और बन जाते हैं एक दूसरे के दोस्त और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का भी वादा करते हैं। चीकू के अंकल अशोक उसे ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचते हैं जहां चीकू और आशा है। आशा की मदद से चीकू वहां से भाग निकलने में कामयाब होता है। भूखे और थकान से भरे चीकू और आशा खाने के लिए रेस्टोरेंट जा रहे हैं कि अचानक प्राण आशा को देख लेता है और उसका पीछा करता है। प्राण आशा को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा है और अब चीकू आशा को प्राण के चुंगल से छुड़वाने के लिए प्राण की गाड़ी के आगे आकर गिर पड़ता है और रोने का नाटक करता है कि मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई। दोनों यानी आशा और चीकू मौका पाते ही प्राण की गाड़ी में भागने में कामयाब हो जाते हैं। चीकू आशा से कहता है कि टीवी में तुम्हारे गुमशुदगी के इश्तिहार के कारण सभी तुम्हें पहचान लेते हैं, इसीलिए तुम्हें भेष बदलना होगा। आशा और चीकू उसी आदमी की दुकान पर पहुंचते हैं जिसका टोक्यो में भारतीय सामान का एम्पोरियम है। ये वही आदमी है शीला का पिता जो अशोक को हवाई जहाज में मिला था। दुकान का मालिक और नौकर आशा को पहचान लेते हैं।
कि ये वही लड़की है जिसके लापता होने का टीवी पर इश्तिहार दिखाया गया था। वो इनाम के लालच में प्राण को फोन कर देते हैं। प्राण कहता है कि आशा को दुकान पर ही रोक कर रखो, मैं आता हूँ। आशा और चीकू को पता चलता है कि दुकान के मालिक ने प्राण को उनके यहाँ होने के बारे में बता दिया है। आशा सरदार का भेष बदलकर चीकू को वहां से लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। इधर हिंदुस्तान में महेश शीला के लिए तड़प रहा है। वो किसी भी कीमत पर बस अपनी शीला के पास टोक्यो पहुंचना चाहता है, क्योंकि वो अपनी महबूबा से मिलने को आतुर है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, वो किस तरह से शीला के पास पहुंचे, क्योंकि शीला के पिता जबरदस्ती उसे अपने साथ टोक्यो ले गए हैं। वो अशोक की माँ को कहता है कि कहीं आपके बड़े बेटे की तरह आपका छोटा बेटा भी विदेशी लड़की से शादी ना कर ले, इसीलिए मुझे जापान भेज दीजिए ताकि मैं आपके बेटे अशोक और आपके पोते को वापस ला सकूं। महेश अशोक की आड़ में अपना उल्लू साधने में कामयाब हो जाता है। महेश की बात सुनकर गायत्री देवी महेश को टोक्यो भेज देती हैं। टोक्यो में अशोक चीकू को सरदार जी, जो कि आशा है, के साथ पकड़ लेता है और सरदार जी को कहता है कि जिस बच्चे के साथ तुम रह रहे हो वो मेरा भतीजा है। इस पर सरदार जी कहते हैं कि ये बच्चा अकेला था, मैंने इसे सहारा दिया, इसको खाना खिलाया, तो मैंने क्या गलत किया। तो वो फिर सरदार जी से कहता है कि ठीक है, आप दोनों मेरे घर चलिए, और वो सरदार जी और चीकू को अपने घर ले आता है। वहां अशोक सरदार जी को बताता है कि जब से उसने आशा नाम की लड़की को टीवी पर भारतीय नृत्य करते देखा है, वो उसका दीवाना हो चुका है। ये सुनकर सरदार जी, जो असल में आशा है, खुश हो जाती है और वो भी अशोक को पसंद करने लगती है। इधर महेश शीला की तलाश में टोक्यो पहुंच गया है। उस साधु का भेष बनाकर शीला की तलाश में उसके पिता की दुकान पर पहुंच जाता है और शीला के पिता को कहता है कि हिंदुस्तान की पुलिस उसे महेश के कत्ल के इल्जाम में ढूंढती हुई कभी भी टोक्यो पहुंच सकती है। शीला के पिता हैरान हैं कि साधु को ये कैसे पता चला कि उन्होंने हिंदुस्तान में महेश की पिटाई कराई थी। साधु के भेष में महेश शीला के पिता को कहता है कि वो नदी किनारे जाकर अपने पाप का प्रायश्चित करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो पुलिस उसे ढूंढकर सलाखों के पीछे कर देगी और महेश के कत्ल का इल्जाम बाहर आ जाएगा और उनकी बेटी खुद तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, जिससे तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। ये सुनकर शीला के पिता डर गए और जैसा महेश ने साधु के भेष में उनसे करने को कहा, वो नदी किनारे पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि महेश मरा नहीं, बल्कि वो टोक्यो आ गया है। यहाँ महेश मौके का फायदा उठाकर शीला से मिलता है। तभी शीला के पिता को पता चलता है कि साधु और कोई नहीं बल्कि महेश है। वो महेश को शीला से दूर रहने को कहते हैं। दोस्तों, फिल्म में महमूद ने अपने चित परिचित अंदाज से फिल्म मनोरंजन को बढ़ाया है। महेश अपनी प्रेमिका शीला के पिता से भागते हुए अपने दोस्त अशोक से मिलता है और उसे सारे हालात से अवगत कराता है। आशा अब अशोक से प्यार करने लगी है। तभी वो सरदार जी के गेटअप से बाहर आकर चीकू की मौसी बनकर अशोक से मिलने आती है और झूठ मूठ अशोक को डराती है और कहती है कि मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत करूंगी। तुम मेरी बड़ी बहन के बेटे को यहाँ जबरदस्ती अपने साथ रख रहे हो और यहाँ से उसे हिंदुस्तान ले जाना चाहते हो। अशोक नहीं जानता कि चीकू की मौसी बनकर आई ये जापानी लड़की आशा ही है। दोस्तों, अभिनेत्री आशा पारेख एक उम्दा कलाकार है। जितना बेहतरीन उनका डांस हुआ करता था, उतना ही उम्दा होता था फिल्मों में उनका अभिनय।
और ये साबित होता है लव इन टोक्यो में उनके द्वारा निभाए 3 रोल से। चलिए लौट चलते हैं फिल्म पर। अशोक नहीं जानता है कि आशा ही चीकू की मौसी के भेस में उससे उलझने का नाटक कर रही है। अशोक भी उससे उलझ पड़ता है और उसको खूब खरी खरी सुनाता है। उसके साथ तभी चीकू की मौसी गुस्से में वहां से चली जाती है। अशोक अपने दोस्त सरदार जी से कहता है कि चीकू की मौसी कहीं चीकू को अपने साथ ना ले जाए, तो वो हिंदुस्तान में जाकर अपनी माँ को क्या जवाब देगा। वो माँ से क्या कहेगा कि क्यों वो उनके पोते को वापस हिंदुस्तान नहीं ला सका। सरदार जी अशोक को समझाते हैं कि वो चीकू की मौसी से मिलकर माफी मांगे, ताकि चीकू की मौसी उसको हिंदुस्तान लेकर जाने में कोई रोड़े ना अटकाए। उससे अशोक चीकू की मौसी से दोस्ती करे। अशोक को भी सरदार जी की बात सही लगती है और अगले दिन अशोक चीकू की मौसी से मिलकर अपनी गलती की माफी मांगता है। आशा को जापानी वेशभूषा में देखकर वो समझता है कि ये उसकी भाभी की बहन है। वो नहीं जान पाता कि ये वही आशा है जिसे उसने टीवी पर देखा था। अशोक घर आकर सरदार जी को कहता है कि वो उसका जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम है, क्योंकि सरदार जी के दिखाए रास्ते पर चलकर अशोक और चीकू की मौसी में आज दोस्ती हो गई है। और अब अशोक लगातार अपनी भाभी की बहन से मिल रहा है और दोनों के बीच प्यार का सिलसिला बढ़ रहा है।
दोस्तों हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं, घर लाओ डाबर हनी टस। तुलसी मुलेठी हनी से बना, आयुर्वेदिक डाबर हनी टस अपना, खांसी का दुश्मन डाबर हनी टस, डाबर हनी टस। अब हनी टस के साथ 10 रुपए का हॉट सिप सैशे बिल्कुल मुफ्त। डाबर हनी के फायदे हैं मैनी, फायदे मैनी। डाबर हनी वेट कंट्रोल करना है, डाबर हनी खा लो, गिल्ट फ्री मीठा चाहिए, डाबर हनी खा लो, न्यूट्रिशन है क्या पर बिल्कुल है, और टेस्ट में टेस्टी भरपूर है। डाबर हनी के फायदे हैं मैनी, फायदे मैनी। डाबर हनी फायदा नंबर 1 करेगा इम्यूनिटी बूस्ट, फायदा नंबर 2 करेगा स्टैमिना इंप्रूव, फायदा नंबर 3 करोगे तुम अग्री, हो जाओगे स्ट्रेस फ्री एंड वाना फ्लाई लाइक अ बी। डाबर हनी के फायदे हैं मैनी, फायदे मैनी। डाबर हनी। हमारे दांत से बगन्ना सब मजे में खाएं, क्योंकि हम लगाएं लाल, डाबर लाल, लाल, डाबर। डाबर रेड पेस्ट देता है 7 डेंटल प्रॉब्लम से सुरक्षा। डाबर रेड पेस्ट देश का राज। आपने ट्यून किया है विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 11:32 और 17 सेकंड और कार्यक्रम चल रहा है सिनेमा घर। आज सिनेमा घर में मैं हूं आपके साथ, आपकी साथी पूजा। और सिनेमा घर में आज की फिल्म है लव इन टोक्यो। दोस्तों, लव इन टोक्यो साल 1966 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे प्रमोद चक्रवर्ती। आपको बता दें साथियों कि लव इन टोक्यो के अलावा जॉय मुखर्जी और आशा पारेख ने साल 1960 में आई फिल्म हम हिंदुस्तानी में भी एक साथ काम किया था। इसके अलावा दोनों की जोड़ी हमें देखने को मिली थी साल 1963 में रिलीज हुई फिल्म फिर वही दिल लाया हूं, और साल 1964 में यही जोड़ी फिल्म जिद्दी में देखने को मिली थी और जिद्दी के भी निर्माता निर्देशक थे प्रमोद चक्रवर्ती। चलिए कहानी लव इन टोक्यो में आगे बढ़ते हैं। अशोक चीकू की मौसी और अपनी भाभी की बहन से मिलते हुए एक दिन महसूस करता है कि उसकी भाभी की बहन बनकर आई ये जापानी लड़की, टीवी पर दिखी लड़की आशा और सरदार जी एक ही शख्स हैं और वो आशा यानी कि सरदार जी को खत भेजकर कहता है कि उसे बहुत जरूरी काम से चीकू को लेकर अचानक हिंदुस्तान जाना पड़ रहा है। वो खत में आगे लिखता है कि तुमने कहा था कि टोक्यो श्राइन में दुआ करने से बिछड़े दिल मिल जाते हैं, सो मेरे लिए जाकर दुआ करो, शायद वो शाहे खुबा यानी कि आशा मुझे मिल जाए और वो उसे अपना बना सके। आशा खत पढ़ते ही दौड़कर एयरपोर्ट जाती है, लेकिन वहां फ्लाइट निकल चुकी होती है और वो अशोक से नहीं मिल पाती। तभी आशा अपनी मोहब्बत को पाने की इल्तिजा लेकर टोक्यो श्राइन पहुंचती है और वहां आशा मिलती है अशोक से।
जाने जाना ना तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता ओ मेरे शाह खुबा ओ मेरी जान जनाना तुम मेरे बाज होते हो कोई दूसरा नहीं होता कब ख्यालों की धूप ढलती है हर कदम पर शमा सी ढलती है मेरा साया जिधर भी जाता है तेरी तस्वीर साथ चलती है ओ मेरे ओ मेरी जान जनाना तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता तुम हो सहरा में तुम गुलिस्तान में तुम हो ज़र्रों में तुम बियाबां में मैंने तुमको कहाँ कहाँ देखा छुप के रहते हो तुम रगे जाम में ओ मेरे शाह खुबा ओ मेरी जान जनाना तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता मेरी आंखों की जुस्तजू तुम हो इल्तिजा तुम हो आरज़ू तुम हो मैं किसी और को तो क्या जानूं मेरी उल्फत की आबरू तुम हो ओ मेरे शाह खुबा ओ मेरी जान जनाना तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता आशा अशोक को अपने साथ देखकर समझ जाती है कि अशोक ने हिंदुस्तान जाने की बात यूं ही कही थी। वो अशोक से कहती है कि तुमने मुझे सताकर अच्छा नहीं किया। तब अशोक उसकी आंखों में देखकर कहता है कि तुमने मुझे कभी मेरी भाभी की बहन बनकर तो कभी सरदार जी बनकर खूब सताया, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की और आज मेरे छोटे से मजाक से तुम नाराज हो गई। आशा और अशोक बात कर रहे होते हैं कि तभी महेश वहां आ जाता है और अशोक
दोनों का यानी कि आशा और महेश का तारुफ एक दूसरे से कराता है। दोस्तों, आपको बताएं कि फिल्म का जो अगला सीन है वह बेहद हंसाता है, क्योंकि यहाँ एक ओर महमूद की एवरग्रीन कॉमेडी है तो दूसरी ओर शोभा खोटे, असित सेन, हास्य अभिनेता धूमल की बेमिसाल कॉमेडी। इस सीन को देखकर हंसी रोक पाना नामुमकिन है। क्योंकि सीन में शीला महेश से शादी करने के लिए अपने पिता के पसंद किए लड़के असित सेन के सामने गूंगी होने की एक्टिंग करती है, तो वहीं महेश डॉक्टर बनकर आता है। यहाँ शीला महेश की चाल में उसका पूरा साथ दे रही है। महमूद कई अभिनेताओं की एक्टिंग की कॉपी करते हैं यहाँ, और जो हंसा हंसा कर लोटपोट करने का काम करती है। शीला के पिता महेश को कहते हैं कि वो शीला से उसकी शादी कराने को तैयार हैं, लेकिन वो शीला की आवाज वापस लाने में उसकी मदद करे। और जानते हैं यहाँ महेश शीला के लिए कौन सा गाना गाता है? महेश शीला के लिए गाता है संगम फिल्म का ये गीत। आइए सुने थोड़ा सा ये गीत। कितनी सदियां बीत गई हैं आए तुझे समझाने में, मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। महेश की इस चाल का भी शीला के पिता को पता चल जाता है। गाना सुन शीला आवाज वापस आने की एक्टिंग करती है और फिल्म में यही कॉमेडी को बढ़ा देता है। शीला को पाने की महेश की हर चाल का उसके पिता दुगना जवाब देते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। और महेश की अगली चाल में शीला के पिता के चारों खाने चित हो जाते हैं और उन्हीं के सामने हो जाती है शीला और महेश की शादी, वो भी बड़े ही नाटकीय अंदाज में। फिल्म में अब दिखाया जाता है कि इधर हिंदुस्तान में राय साहब को अपनी बेटी सरिता और अशोक की शादी की जल्दी है। तभी वो अशोक की मां से मिलकर कहते हैं कि अशोक की खबर के लिए जापानी सरकार को लिखा जाए, और राय साहब की इस राय को बेकार करार देती हैं अशोक की मां। कि तभी सरिता कहती है कि हम सभी को जापान चलना चाहिए और देखना चाहिए कि अशोक किस हाल में है। इस बात पर गायत्री देवी भी हामी भरती हैं और उधर जापान में अशोक और आशा गुम हैं लव इन टोक्यो में।
माशुकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना, ये तो शहर मस्ताना, जिसका अंदाज माशुकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। गुड़िया जापान की ले गई दिल, गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। जापान, लव इन टोक्यो। देखो वो गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराए। देखो वो गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराए। ले गई दिल, गुड़िया जापान की ले गई दिल, गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। जापान, लव इन टोक्यो। नाचे हर मोड़ पे जवानी, कहती है प्यार की कहानी। दोस्तों, यहाँ दिखाया गया है कि अशोक और आशा गाना गाने में गुम है और प्राण अचानक आकर आशा को अपने साथ ले जाता है। अशोक को समझ नहीं आ रहा होता कि आशा अचानक कहाँ चली गई। प्राण आशा पर जोर डालता है कि वो उससे शादी करे, लेकिन आशा अशोक से प्यार करती है और प्राण से वो सिर्फ नफरत करती है। प्राण आशा को कमरे में बंद करके चला जाता है। अशोक यहाँ वहाँ आशा को खोज रहा है कि तभी उसे महेश मिलता है और कहता है कि आशा के घर का पता उसे पता है। महेश और शीला अपने बच्चे की तलाश का बहाना लेकर आशा के घर पुलिस लेकर पहुंच जाते हैं और आशा पर उनके बच्चे को चुराने के झूठे केस में घर से निकालकर आशा को पुलिस स्टेशन ले जाने की चाल में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह आशा एक बार फिर आजाद हो जाती है प्राण की कैद से। आशा के अंकल प्राण के घर आने पर उसे बताते हैं कि आशा पुलिस स्टेशन गई है। तभी प्राण उन्हें बताता है कि आशा हमें बेवकूफ बनाकर एक बार फिर भाग गई है। आशा एक बार फिर अशोक के साथ प्यार के पलों में खो चुकी है और अशोक की बेताब मोहब्बत कुछ इस तरह बयां हो रही है। ये जिंदगी की महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई खेले। आजा रे आ जरा,
लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। सीने से मेरे सर को लगा दे, हाथ में तेरे दिल की दवा है। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा। तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है। तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है। दोनों तरफ है एक सी हालत, दोनों दिलों पर बिजली गिरी है। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा। अशोक आशा को गोद में उठाए घूमने जा रहा है कि उसी वक्त अशोक की मां गायत्री देवी राय साहब और उनकी बेटी सरिता के साथ वहां आ जाती है। गायत्री देवी अशोक और आशा को एक साथ देखकर बुरा भला कहती है और इस आग में घी डालने का काम राय साहब और सरिता करते हैं। अशोक अपनी मां और राय साहब को खरी खरी सुनाता है और चीकू भी आशा आंटी के लिए दादी और राय साहब को भला बुरा कहता है। आशा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और दुखी मन से वहां से चली जाती है। आशा चीकू को समझाती है कि बड़ों से माफी मांगे। चीकू अपनी प्यारी आंटी की बात सुनकर मान लेता है और दुखी आशा अपने मन को सांत्वना देती और पुकार रही है अशोक को। नहीं होता तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। मेरे शाहे खुदा हो, मेरे जाने जहाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा
अशोक आशा की तलाश में ढूंढता हुआ उस तक पहुंचने वाला है कि प्राण उसे गाड़ी से उड़ा देता है। अशोक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। आशा को वहां अस्पताल में देखकर गायत्री देवी अशोक की इस हालत का जिम्मेदार आशा को ठहराती हैं और खूब भला बुरा सुनाती हैं। डॉक्टर आकर बताता है कि अशोक की जान तो बच गई, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं उसकी आंखों की रोशनी ना चली जाए। ये सुन आशा बुरी तरह टूट जाती है। वो अकेले में डॉक्टर से कहती है कि उसकी आंखों की रोशनी अशोक को दे दीजिए ताकि उसकी मोहब्बत की और अपने फर्ज को वो पूरा कर सके। और जब अशोक उसकी आंखों से दुनिया देखेगा तो उसके मन को बहुत शांति मिलेगी। उधर सरिता अपने पिता राय साहब से कहती है कि वो नेत्रहीन अशोक से शादी नहीं करेगी। तब राय साहब बेटी को कहते हैं कि तुम्हें तो अशोक की दौलत से शादी करनी है। बाप बेटी की सारी बातें चीकू सुन लेता है। अगले दिन डॉक्टर कहते हैं कि अशोक के लिए उन्हें किसी जवान आंखों की जरूरत होगी और गायत्री देवी अपने बेटे को अपनी आंखें नहीं दे सकती। दरअसल डॉक्टर सिर्फ गायत्री देवी को ये दिखाना चाहते थे कि उनके बेटे के लिए सही जीवन साथी आशा है। गायत्री देवी डॉक्टर की बात सुनकर सरिता से अपने बेटे को आंखों की रोशनी देने को कहती हैं, लेकिन स्वार्थ और लालच से भरी सरिता साफ मना कर देती है। तब डॉक्टर गायत्री देवी को बताते हैं कि आशा अशोक को अपनी आंखें देने को तैयार है। अब गायत्री देवी की आंखों पर पर्दा हट जाता है और चीकू भी अपनी दादी यानी गायत्री देवी को बता देता है कि उसने राय साहब और सरिता को अशोक की दौलत को अपना बनाने की बात सुनी है। और जिस आशा को उन्होंने कभी रास्ते का धूल समझा था, आज वही आशा उनकी आंखों का तारा बन गई है। अशोक और आशा के प्यार को गायत्री देवी की स्वीकृति मिल चुकी है। आज अशोक और आशा खुश हैं। उनकी सगाई हो रही है और अरमान लफ्जों की शक्ल में बयां हो रहे हैं। उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। प्राण ने चीकू को किडनैप कर लिया है और इस काम में आशा के अंकल भी उसके साथ हैं। प्राण आशा और अपने झूठे रिश्ते की बात कहकर उसे अशोक और दुनिया के सामने बदनाम करता है। प्राण जबरदस्ती आशा से शादी की तैयारी कर चुका है। आशा के पिता की वसीयत का खत आज उनके वकील से आशा को मिलता है, जिससे उसके अंकल पढ़ते हैं और उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि इस खत से ये असलियत सामने आती है कि आशा जिसे अपना अंकल कहती है, दरअसल उसके वो अंकल ही उसके अपने पिता है। अब आशा के चाचा प्राण से उसकी शादी नहीं कराना चाहते, क्योंकि वो अब उनके भाई की बेटी नहीं बल्कि उनके खुद की बेटी है। प्राण आशा के अंकल पर गोली चलाकर उन्हें घायल कर देता है और अपने साथ ले जाता है आशा को। आशा की तलाश में अशोक उसका पीछा करता करता आता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। आखिर में विलन का अंत और हीरो हीरोइन का मिलन, यानी फिल्म की हैप्पी एंडिंग। तो ये थी सिनेमा घर में आज की फिल्म लव इन टोक्यो। इसी के साथ पूजा शर्मा को दीजिए आज के लिए इजाजत। सुनते रहिए